Today we are going to learn factor affecting ionization potential. So ionization potential क्या होता है कि ionization potential में न्यूक्लियस, एक एटम का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाजू में इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस बात को माइंड पे कंफर्म कर लिया। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। सपोज फॉर एग्जांपल एक एटम है, इसमें न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और मुझे क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो उस इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल रहा हूं, मैं खींच रहा हूं अपनी तरफ, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब मैं उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हूं और ये न्यूक्लियस जो है अपना न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब दोनों में फाइट होगी, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, मुझे नहीं जाने देना है, और मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, नहीं, मुझे उसे निकाल के आयन बनाना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये जो मुझे ताकत लगेगी, ये जो मुझे एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसे कहते हैं हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे अगर हम पहला फैक्टर देखें, न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया, यानी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो गया, तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को खींचने का। अगर वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगा, तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ज्यादा एनर्जी लगेगी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यानी न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता है। ठीक है, ये बात को कंफर्म कर लेना कि न्यूक्लियर चार्ज को आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। दूसरा, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल का क्या इफेक्ट होगा, देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में इलेक्ट्रॉन। अब जैसे शेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर दूर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो मुझे वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, इस बात को कंफर्म कर लेना ये विजुअलाइजेशन को, कि जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे उतना आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। इलेक्ट्रॉन दूर जाने से न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स है, जो उसको खींच रहा है, वो कम होगा, और कम होने से मैं उसको इजीली निकाल लूंगा। तो यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो गया, नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा और मैं इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर पाऊंगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज इफ नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीज। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का इफेक्ट है कि न्यूक्लियर फोर्स को इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स को शील्ड करते हैं, रोकते हैं। तो जितने इनर शेल बढ़ेंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को मैं इजीली रिमूव कर पाऊंगा। यानी वो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स नहीं रहेगा। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है वो कम हो जाएगा, और मैं उस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर पाऊंगा। तो वो शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करूंगा, और इजीली रिमूव करने से मेरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो न्यूक्लियर आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे लगता है। एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुल फील्ड, हाफ फील्ड या एम्प्टी अगर है तो ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो वो क्या करता है कि जब एक्स्ट्रा स्टेबल होता है तो वो निकलना नहीं चाहता, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। फॉर एग्जांपल अगर एक्स्ट्रा स्टेबल अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में हमें क्रोमियम मिलता है कि इसका D5 है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो एक्स्ट्रा स्टेबल, या फिर मैग्नीज लो, मैग्नीज में 4s2 आता है, सॉरी मैग्नीज में, कैल्शियम लो, कैल्शियम में 4s2 आता है। तो 4s2 यानी फुल फील्ड ऑर्बिटल, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अगर एक्स्ट्रा स्टेबल क्या होते हैं वो मेरा एक्स्ट्रा स्टेबल का लेक्चर देख लेना, प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहता, वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। दूसरा, पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी क्या है कि न्यूक्लियस के करीब अगर इलेक्ट्रॉन रहा, यानी एस ऑर्बिटल सर्कुलर होती है, एफ ऑर्बिटल डंबेल शेप होती है, तो इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के दूर ज्यादा टाइम रहता है, न्यूक्लियस के करीब कम रहता है, लेकिन एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है। तो न्यूक्लियस के जो करीब होते हैं, न्यूक्लियस के जो पास होते हैं, उस पे न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा होता है, और न्यूक्लियस के जैसे जैसे दूर जाते हैं ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन, तो वो फिर उस पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता है, पेनिट्रेशन यानी नजदीक जाना उसमें से ज्यादा। तो वो एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, यानी एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, फिर पी ऑर्बिटल है, फिर एफ ऑर्बिटल है, डी है, फिर एफ है। तो ये हो गया पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट से क्या होगा, यानी ऑर्बिटल अगर न्यूक्लियस के करीब ज्यादा रहती है, जैसे एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब घूमते रहता है, तो उस पे जो न्यूक्लियर का फोर्स है वो ज्यादा रहेगा। अगर न्यूक्लियस का फोर्स अगर ज्यादा रहेगा तो वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को बढ़ाएगा, यानी उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये हो गया फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल, शील्डिंग इफेक्ट, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये फैक्टर अलोंग द पीरियड कैसे लागू होते हैं और अलोंग द ग्रुप कैसे लागू होते हैं। अलोंग द पीरियड, अब अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है कि अलोंग द पीरियड, सपोज मैंने ये पीरियड लिया सेकंड पीरियड, उसमें नियॉन, लिथियम से लेकर नियॉन तक मैंने एलिमेंट ली। अब इस पे देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो अलोंग द पीरियड अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। बढ़ता है क्या वो बाद में देखेंगे, लेकिन बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ ये फैक्टर का अगर हम देखें तो बाद में नंबर ऑफ शेल हम देखते हैं कि अलोंग द पीरियड हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, इसमें भी 2 ही शेल है, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल है, नियॉन में भी 2 ही शेल है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन के 2 ही शेल है। तो नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट है, तो ये फैक्टर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, यानी इनर शेल भी कांस्टेंट है, तो इसका भी इफेक्ट कुछ नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। अब रहा एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट करता है, वो कैसे करता है वो हम ग्राफ में देखेंगे। लेकिन ये 3 फैक्टर का अगर हम ओवरऑल देखें कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहा है, बाकी के 2 तो कांस्टेंट है, तो फिर ओवरऑल इफेक्ट अगर हम देखें तो ओवरऑल इफेक्ट अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज अपना आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या है वो हम ग्राफ में देखते हैं। अभी हमें ग्राफ निकालना है कि एटॉमिक नंबर वर्सेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो एटॉमिक नंबर y एक्सिस पे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसमें एटॉमिक नंबर लेते हैं, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी लिथियम से बेरिलियम का ज्यादा होना चाहिए, बेरिलियम से बोरान का ज्यादा होना चाहिए, बोरान से कार्बन का ज्यादा होना चाहिए, कार्बन से नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए और नियॉन का ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से ग्राफ आना चाहिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर अलोंग द पीरियड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब देखिए इसमें क्या होगा कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका 1s2 2s2, यानी ये आउटर मोस्ट शेल फुलफिल है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है। अब एक्स्ट्रा स्टेबल है इसलिए मैं इसको, ये जो रेगुलर रेंज है उसके बाहर लिखता हूं, तो ये यहां पे नहीं रहेगा, ये यहां से कट हो जाएगा, जो कि यहां पे रहना चाहिए। लिथियम से बेरिलियम का ज्यादा, यानी इस अपना बोरान से बेरिलियम का कम होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसके एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो अचानक उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाती है ट्रेंड से। जैसे फिर नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3। अब 2p3 यानी 3 में
तीन इलेक्ट्रॉन है यानी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है यानी एक्स्ट्रा स्टेबल है। अगर एक्स्ट्रा स्टेबल है तो इसका भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है, रेगुलर ट्रेंड से ये ज्यादा हो जाता है। तो मैंने इसको भी ऊपर दिखा दिया। अब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 2s1s2 2s2 2p6 ये फुलफिल है, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होने से ये भी ट्रेंड से थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट होता है। एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने से ये एटम जो है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सडनली बढ़ गया, जो रेगुलर ट्रेंड है उससे भी ज्यादा होगा। तो इसका रीजन क्या था? एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और पेनिट्रेशन इफेक्ट का भी इफेक्ट होता है, वो बहुत कम लेवल पे होता है। तो हम ग्राफ से उसको थोड़ा सा ग्राफ सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड अगर हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, जितना लॉन्ग जाएगा उतना वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। लिथियम से हम जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है। लेकिन वही नियॉन से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज्यादा मुझे जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अब देखते हैं अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप क्या होता है कि अलोंग द ग्रुप अगर हम ग्रुप एक लिथियम से लेके पहला ही ग्रुप ले, लिथियम से लेके सीजियम फ्रांसियम, तो उसमें क्या होगा कि अलोंग द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो फैक्टर वाइज देखते हैं कि अलोंग द ग्रुप भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड भी बढ़ता है और अलोंग द ग्रुप भी बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाता है। तो अलोंग द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़े यानी इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाता गया न्यूक्लियस से, तो क्या होगा कि न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो कम होगा। वो कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाएंगे। तो नंबर ऑफ शेल अगर बढ़े तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट भी क्या करता है? न्यूक्लियर फोर्स को कम करता है। न्यूक्लियर फोर्स अगर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, तो वो भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम करता है। तो अगर हम तीनों का ओवरऑल इफेक्ट देखें कि एक जन बढ़ा रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, लेकिन बाकी दो फैक्टर आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कम कर रहे हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट अगर देखें तो अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है और अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इसका अगर हम ग्राफ निकालें तो लिथियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगा, लिथियम के बाद सोडियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, सोडियम के बाद पोटेशियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, और पोटेशियम के बाद इधर डी ब्लॉक एलिमेंट वगैरह लगना चालू हो जाता है। पोटेशियम के बाद, पोटेशियम पीरियड के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट लगते हैं, कैल्शियम स्कैंडियम के बाद। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ने से वो जो ग्राफ है, वो डिक्रीजिंग का ग्राफ है, वो कम हो जाता है। पोटेशियम से रुबिडियम का कम होगा लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा, फिर सीजियम का उससे भी कम होगा और फ्रांसियम सा। तो ये जो है ग्राफ का जो स्लोप है वो कम हो गया। कहां से? पोटेशियम के बाद से, यानी रुडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें जो है वो जो डिक्रीज होने का ट्रेंड है वो कम हो गया। उसके लिए रीजन क्या था कि डी ब्लॉक, एक ब्लॉक के एलिमेंट उसमें आ गए, इसलिए उसका न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ये फैक्टर थोड़ा सा उसमें स्ट्रांग हो जाता है और इसलिए फिर जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से अलोंग द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को और रिपीटेशन में देखिए, रिपीटेशन गिव्स मोर क्लियरिटी। और बाकी का जो डिस्कशन है डिटेल में, स्लो में, वो हम जूम क्लास में लेने वाले हैं। तो जूम क्लास में आने से पहले इसे देख लेना। ऑल द बेस्ट।